वेलकम टू अमेजोन अकेडमी। आई एम विपुल मेहता। कैसे हैं सब लोग? बातें हो रही है जेई की, किसी का 24 को है, किसी का 25 को है, किसी का 26 को है। यार मुझे याद है मेरे 4 दोस्त थे और सबसे पहले ये उस टाइम पे टेंशन होती थी कि दोस्त का कितना हुआ है। और दोस्त का अगर ज़्यादा होता है आपसे तो आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है ना। दोस्त अगर कहता है कि उसकी भी हालत ख़राब है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार चलो सब कुछ तो बढ़िया हो रहा है। क्लास शुरू होने में 4 मिनट है अभी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ लोग यही कर रहे हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम कब है, सब एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं। अच्छी बात है यार। हाय दीपांशु, हाय एडी एटी। अपना नाम लिख दो यार, बोलना हेलो हाय आसान हो जाता है करना। हाय बारिश, मोटिवेशन दीजिए। यार मैं तो मतलब यार हाय आदित्य। मोटिवेशन के बारे में मैं यही कहूँगा यार कि लक्ष्य है, आप लोगों ने तैयारी ऑलरेडी कर ली है यार, अब तो बस क्या है उसको भुनाना है आपको। सो लास्ट मिनट पे है ना, इतना पैनिक करने से कुछ होता नहीं है। आप ऑलरेडी सबकॉन्शियस लेवल पे रेडी हो चुके हो। मेंटली बस मान लो आप अच्छा करोगे। हाय प्रगति, हाय दीपांशु, हाय प्रांशु, हाय सद्दाम, हाय वरेश। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ यार कि ये सब है ना, मोटिवेशन और ये सब सुनने की बातें होती हैं। एट द एंड ऑफ डे एक्शन तो करना ही पड़ेगा, है ना। सो प्लान ऑफ एक्शन से इंपॉर्टेंट एक्शन होता है हमेशा। तो आप लोग अभी सिर्फ एक दिन पे ध्यान दीजिए। जैसे आज का दिन आपने सोचा है कि जैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पूरा रिवाइज करेंगे सपोज, तो आप आज के दिन पे ध्यान दो कि आज मैं इसको बेस्ट कर पा रहा हूँ या नहीं। It's going to be a lecture in English, K. I think you have to see. I also take lectures which are purely in English. So there is crowd which also speaks Hindi, and they are completely okay with it. So I think you should also have the same kind of, uh, patience. Is it really worth this much stress? Life में किसी भी चीज़ का स्ट्रेस क्यों लेना है? AC ये एक एग्जाम है, उसको एग्जाम की तरह दो। ये जीवन मरण की बात नहीं है इसमें, ठीक है। अपना बेस्ट शॉट दो, इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तुम इससे अच्छा कर सकते थे। बस हमारा आउटकम क्या है वो किसी को पता नहीं है, हमारा एफर्ट क्या है वो हमारे हाथ में है। हाय सायराज, हाय धीरेन्द्र, नमस्ते, हेलो हर्ष। तो यार ये सब कहानियाँ लोग बोलते रहते हैं यार। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसा कोई भी नहीं होता है कि आप दुनिया में कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आपकी लाइफ को डिसाइड कर सके, ठीक है। तो इतना लोड मत लो यार कि अरे क्या हो जाएगा। आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम है एट द एंड ऑफ डे। हाय वेंकट, हाय वेंकट। सो तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ाएगा तो क्या होएगा, तेरे को ज़्यादा चाहिएगा, ठीक है। हाय रुशिका, आज का टेस्ट दिया? आज होगा ना, क्लास के एंड में टेस्ट होंगे भाई। आज क्लास के एंड में सवाल पूछूंगा मैं हर बार की तरह। कॉन्फिडेंस इतना मैं तुम्हारा बढ़िया कर दूंगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो फोड़ने वाले हो तुम, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, हाय आरॉन, हाउ आर यू? सो क्या करने वाले हैं आज? वी आर गोइंग टू डू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड आई एम विपुल। हाय हर्षित। आई विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ओके। हाय समन्या, हाय राज। आइसोमर्स हार्ड है तो बाकी तो आसान है ना, उसमें से नंबर कर ले, फोड़ दोगे ऐसा। माइक्रो कोर्स जिन्होंने अटेंड कर लिया उनको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मैंने उसमें काफ़ी डिटेल में कवर करवा दिया है, ठीक है। चलो, आई एम विपुल मेहता, बीटेक आईआईटी बॉम्बे। और मेरा सिर्फ यही बात कहने का मतलब है कि अब काफ़ी लोग जान चुके हैं, इस पर यार टाइम स्पेंड नहीं करूँगा मैं। फोकस रखिए अभी, क्लास टाइम पे ज्वाइन करिए, क्लास शुरुआत से लेकर अंत तक अटेंड करिए। मेक श्योर सारी क्लासेस अटेंड करें। अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग देख लीजिए। प्रीवियस क्लास के अंदर हमेशा जो भी पढ़ाया गया है वो रिवाइज कर कर आइए। पोलाइट रहिए, काइंड रहिए अपने साथ, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ। स्पैम मत करिए, ऑब्सिनिटी यहाँ पे अलाउड नहीं है, अनसिविलाइज लैंग्वेज यूज़ मत करिए। और यहाँ पर एक डाउट्स, माई डाउट्स लिखा हुआ है आपके चैट के पास, वहाँ पे अगर आपको कोई क्वेश्चंस आते हैं बिटवीन द लेक्चर्स, विदाउट डिस्टर्बिंग द क्लास, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस देयर। हाय दिव्यांश। तो करें शुरू। ये ऑलरेडी सबको मैं बता चुका हूँ आज क्या क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं आज, ठीक है। तो क्लास के अंदर मैं जो चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो यार डाउट सेक्शन में पूछ ले यार, RS डाउट सेक्शन है ना उसमें पूछ ले तू, ठीक है।
मेरे पास इतना समय नहीं है यार कि मैं वापस पिछले जा सकूं, समझो मेरी बात, है ना। नमस्ते भाई नमन। हाँ, क्लास का नियम क्या है? क्लास का नियम ये है कि जॉन टेलर अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तेरे को यार, ठीक है। एडवांस में आएगा, मेंस में आने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो टिल टेंशन मत ले। हाय अंश, स्टार्ट करें आज की क्लास के अंदर। फिर से मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आज के क्वेश्चंस माइक्रो सेकंड्स में होंगे, ठीक है। तो मेरा एक सवाल ये है, वर्नर्स थ्योरी, ठीक है। तो वर्नर्स थ्योरी क्या होती है? EN आएगा, आ सकता है, कर लेंगे ना। अभी अभी शांत हो जाओ थोड़ी देर। वर्नर्स थ्योरी क्या कहती है कि जो भी आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है, राइट, सेंट्रल मेटल एटम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसको बोलता हूं मैं सेंट्रल मेटल एटम। अब इसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी इज ड्यू टू नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस बट नॉट न्यूट्रल। इट इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, and it is denoted by dot 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 dot. What is secondary valency? Secondary valency is basically satisfied by negative or positive or neutral ligands. Okay, now if I say this is directional in nature, yes, and it is denoted by this type of line. Okay, so now we don't need to remember all these things. What is primary valency? Primary valency is nothing but oxidation number. What is secondary valency? It is coordination number. Okay, so for example, if I give you a compound CONH3 thrice Cl thrice, suppose this is the compound. So if I draw, what is the negative? Cl. So dot 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 Cl dot 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 Cl dot 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 Cl. If I ask you ammonia, ammonia is going to be contributing to secondary valency because coordination number only. Also all these chlorine will contribute to secondary valency. So this represents secondary valency, this represents primary valency. Simple enough. So because they are directional in nature, according to Werner, since secondary valency is directional, we will see or we will observe no exceptions here. Okay, I will tell you whatever is important. Please don't intervene until unless it is a doubt. Okay, so we will also observe isomerism. Okay, so मैं कह रहा हूं कि ऐसा होगा कि आप अगर सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल है तो किसी डायरेक्शन में अगर मैं एक कंपाउंड का एक डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो नया आइसोमर बन जाएगा। तो ये अपन आगे सब करने वाले हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लीगेंड्स बाय चार्जेस। तो चार्जेस के हिसाब से लीगेंड्स क्या क्या होते हैं वो आपसे कोई पूछता है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोई पॉजिटिव लीगेंड है तो वो फिनिश होता है EM से, ठीक है। सो EM का मतलब क्या होता है? सपोज NO पॉजिटिव है तो इसको मैं बोलूंगा नाइट्रोसीलियम या इसको बोल सकते हैं हम नाइट्रोसोनियम। अगर मैं कहता हूं NO2 प्लस है तो ये क्या होगा? नाइट्रोनियम। अगर N2H5 है और उसके आगे प्लस है तो क्या हो गया? हाइड्रेजियम, राइट। सो बेसिकली अगर कोई भी पॉजिटिव लीगेंड है इट विल फिनिश विद IUM। इफ इट इज अ न्यूट्रल लीगेंड देन नो स्पेशल एंडिंग। सो अगर कोई न्यूट्रल लीगेंड है वाटर तो उसका होगा एक्वा या एक्वो। अमीन AMMINE। बट यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं नोट लिख रहा हूँ, ये गलती हो सकती है। अमीन होता है विद डबल M। एक बार एक जेई में सवाल आया था IUPAC में अमोनिया के अंदर, राइट। तो वहां पे AMM की जगह AM था एक ऑप्शन में, लोग वो टिक करके आए थे, वो गलत था, ठीक है। PY क्या है? पिरिडीन। EN क्या है? इथिलीन डायमीन। बट यहां पे देखो अगर आपके पास क्या है, यहां पे सिंगल M है, ठीक है।
Similarly, carbonyl, nitrosyl, thiocarbonyl, thionitrosyl. So there is no special ending if you have compounds or if you have ligands which are neutral. But if you have ligands which are negative, they will end with O. So for example, fluoro or florido, chloro or chlorido, bromo or bromido, iodo, iodido, this is ambidentate. So when I say ambidentate, basically let's say this is the metal. So I can donate via carbon, या तो मैं कार्बन से डोनेट कर सकता हूँ या मैं नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता हूँ. सो दिस इज साइनाइड या साइनाइडो और साइनो-सी और साइनो-सी, or I can say it is isocyano or cyano-N. OH minus, hydroxido, oxo-oxido, peroxo-peroxido, superoxo, superoxido, N3 minus nitrido, N3 minus azido, NH2 minus amido, NH2 minus is imido, S2 minus sulfido, sulfato, thiosulfato, thiocyanato S, thiocyanato N, nitro N, nitro O. Okay, so basically this will be useful also when we are going to write the nomenclature of compounds, IUPAC nomenclature. Everything clear till now? So the first classification of ligands is by charges. NC is isocyano because its compound known as isocyano organic, but you can call it as cyano, you can call it as cyano-N. ये याद तो यार हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करोगे तो, है ना, इतना कोई मुश्किल है नहीं, नाम बस ध्यान रखना है. On the basis of ligands by denticity. So what do you mean by denticity? Number of lone pairs donated. So what is denticity? Number of lone pair donated by ligand. Okay. So for example, if I say monodentate, then I will say number of lone pair donated per ligand is 1. So for example, H2O, NO, CO, ammonia, CO3 2 minus, Cl minus, F minus, I minus, Br minus, etc. If I say bidentate, number of lone pair per ligand is 2. So if you will see, this is one lone pair, this is one lone pair, this is ethylene diamine, right? So if I say number of lone pair donated by this ligand is 2. Now if whenever you have a polydentate ligand, that is any denticity is greater than 1, so you will have a ring 1, 2, 3, 4, 5, 5-membered ring, very stable. So the ring will be formed if and only if it is 5 or 6. If it is less than that, it will be unstable. Similarly, if I tell you PN, CH2, CH2, NH2, NH2M, again I will say 1, 2, 3, 4, 5, 5-membered ring. Okay. Tridentate means you have 3 lone pair donated per ligand. If I tell you tetradentate, 4 lone pair donated per ligand. If I tell you something like EDTA, then you will have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. So chelate, what does chelate means? Chelate means ring. Okay. Chelate means ring. So whenever you have a polydentate ligand, ring is formed. Okay. Simple enough. If I ask you what is ambidentate ligand, so for example SCN minus and NCS minus. Simple. EDTA is used for hardness of water, right? Yes, lone pairs are there. Obviously all the circles, ये जितने गोले किए हैं सब लोन पेयर ही है मेरे भाई. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम राइटिंग इंपॉर्टेंट हेयर. अब ध्यान से सुनना. एक तो सिंपल तरीका है नेमिंग, तो इसका नाम होगा थायोसाइनेटो एस. किसके थ्रू डोनेट कर रहे हो? एस के थ्रू. इसका नाम क्या होगा? थायोसाइनेटो एन. अरे लिखा हुआ तो एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो. टाइम पास मत कर यार. एन ये 11th के बच्चों के लिए नहीं है. जिनका 10 दिन में मेंस है, प्लीज उनके टाइम की वैल्यू करो, ठीक है.
M इज सेंट्रल मेटल एटम. अब ध्यान से सुनो यहाँ पे, अगर मैं कहता हूं कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये L लीगेंड है, तो अभी तक हम क्या कह रहे हैं, लीगेंड डोनेट्स एंड द सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट्स. तो ये नॉर्मल बॉन्डिंग होती है. तो इस क्लासिकल और सिंपल लीगेंड में क्या होता है, नॉर्मल बॉन्ड बनता है. सिंपल है ये हो ही रहा है अभी तक. लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक नॉन क्लासिकल या फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला केस है, उसमें क्या होगा कि पहले तो आपने लीगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है. अब एक बार ऐसा हो गया, मेटल जो है सेंट्रल मेटल एटम डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू लीगेंड थ्रू बैक बॉन्डिंग. And this is known as synergic bonding. तो एक बात बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे तो ये आपको दे रहा है, और ये जो पाई बॉन्ड टाइप बन रहा है बिकॉज इट इज लैटरल, दिस इज बेसिकली अ बैक बॉन्ड विच इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग. कहाँ पे होती है सिनर्जिक बॉन्डिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, PF3, PR3 वेयर R is either hydrogen, ET, PH, C2H4, C2H2 etc. For example, I take metal carbonyl. So this is a ligand which is carbon monoxide. This is a ligand. So first of all, a normal ligand donation from carbon to metal. Now then ये back bonding हो रही है, तो ये synergic bonding है. Now if I say carbon monoxide is 6 plus 8. So it is 14 electron system. So अगर 14 electron system में अगर electron आएंगे, so electron from metal enter pi star of carbon monoxide, therefore bond order decreases or bond length of CO increases, yes or no. So what I can say, as extent of back bonding increases, basically this metal carbon bond PR क्या हो गया यार, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. चीलेट इज मोर स्टेबल. ओके, तो अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या होगा आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा. बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. तो ये CO बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. या ऐसे समझो रेजोनेंस जैसी कोई चीज हो रही है. अरे कौन सी क्लास में हो भाई आप 11th में हो क्या, 12th और ड्रॉपर्स में हो तो आपके लिए नहीं है, तो ही क्लास है आपके लिए ये. अच्छा ये क्या बताओ, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ, कौन सी क्लास में है तू डीके, डीके कौन सी क्लास में है, टाइम पास मत कर यार. आ जाएगा ना VC स्टेबिलिटी पे, रुक जाना यार. टाइम वेस्ट करने की भी हद होती है यार. मतलब तुम सीरियसली यार, तुम लोगों ने MOT पढ़ा है अगर, तो फिर आओ ना क्लास के अंदर. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय 2. तो अगर मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, डीके तेरे लिए क्लास ही नहीं है यार, ये क्यों आया यहां पे सीरियसली यार. तो अगर मैं कहता हूं ये बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बढ़ जाएगी. अब ध्यान से सुनो ये बात, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसमें जेई में बहुत बार सवाल आ चुके हैं. अगर मैं कहता हूं कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बढ़ती है तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ कम होगी क्योंकि वो पास में आएंगे तो स्ट्रॉन्गर बनेंगे, और ये जो CO है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, कम होता रहेगा, तो इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी. तो अगर मैं कहता हूं कि इफ एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. अब एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग proportional to negative charge on central metal atom.
अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है क्योंकि मेटल डोनेट कर रहा है, तो अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आपके पास बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, कोई मुझे बता सकता है NiCO4 में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, को COCO4 में ये -1 और ये -2, तो मेटल सबसे ज्यादा नेगेटिव कहां पे है, यहाँ पे, तो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कहां पे होगी, यहाँ पे, तो मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा कम कहां पे होगी, यहाँ पे, तो ये इसलिए मैंने लिखा है कि सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और अगर मैं कहता हूं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, तो बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, तो वो उल्टा हो जाएगा इसका। समझ में आ गया क्या? ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। So as the negative charge on central metal atom increases, extent of back bonding increases. Simple. Okay. सपोज मैं आपसे कहता हूं PR3 है और उसमें आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग करनी है, तो PR3 में क्या है, फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस के पास क्या है, आपके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। तो वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो क्या होगा आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट करेगा बैक बॉन्डिंग में अपने वेकेंट d में, तो यहां पे भी सिनर्जिक बॉन्डिंग हो सकती है। सपोज मैं आपको कहता हूं जीस सॉल्ट, जीस सॉल्ट क्या होता है, प्लैटिनम Cl3 eta2 C2H4, ये होता है जीस सॉल्ट। अब इसमें ईटा का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ईटा? कभी भी अगर किसी ने ईटा लिखा है, ईटा का मतलब क्या है कि आपके पास एक पाई बॉन्डेड सिस्टम इज लीगेंड। तो अगर मैं कहता हूं eta2, इसका मतलब क्या है, 2 मेंबर्ड पाई बॉन्डेड सिस्टम। तो 2 मेंबर पाई बॉन्डेड सिस्टम क्या क्या हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो यहां पे क्या है आपके पास C2H4, तो C2H4 क्या है आपके पास, एक पाई बॉन्डेड सिस्टम है जो लीगेंड की तरह काम आ सकता है, हाँ या ना? यस और नो? अरे 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो नाइट्रोजन जैसे ही हो जाएगा ना यार, सीरियसली यार, आइसोमरिज्म होगा अभी, ध्यान से सुनो। तो ये क्या होगा, ये अपना नॉर्मल आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फिर प्लैटिनम से बैक बॉन्डिंग हो रही है, जो ये ब्लू वाला ये बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग होगी लाइक रेजोनेंस, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड डॉट 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 बन जाएगा। अगर डॉट 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 बन जाएगा तो CC बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तो क्या होगा आपके पास CC बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। ये C2H4 इज परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर प्लेनर बिकॉज इट इज अ स्क्वायर प्लेनर कंपाउंड। C2H2 अगर होता उसमें भी सेम ही होता, उसमें क्या होता, अगेन CC बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती। तो कभी कभी ये सवाल पूछेंगे आपसे जीस सॉल्ट वगैरह के बारे में, तो ये सब क्या है आपके पास, सिनर्जिक बॉन्डिंग के ही एग्जांपल्स हैं। सपोज मैं आपसे कहता मेटल कार्बोनिल्स की जगह सपोज ये ऑर्गेनोमेटेलिक्स है, फेरोसीन, eta5 का मतलब क्या है, eta5 का मतलब 5 मेंबर्ड पाई बॉन्डेड सिस्टम। 5 मेंबर्ड पाई बॉन्डेड सिस्टम क्या हो सकता है, ये हो गया आपके पास 5 मेंबर्ड पाई बॉन्डेड सिस्टम, ऐसे लिख सकता हूं इसको। अगर मैं कहता हूं eta6 मतलब 6 मेंबर्ड पाई बॉन्डेड सिस्टम, ये हो गया 6 मेंबर्ड पाई बॉन्डेड सिस्टम। तो ये आपके पास क्या हो गया, Fe2 प्लस C5H5 माइनस C5H5 माइनस, ये सैंडविच हो गया, एक Fe2 प्लस बीच में, ये ऊपर और नीचे। सिमिलरली बिस बेंजीन क्रोमियम 0, तो ये बिस बेंजीन क्रोमियम 0 है, तो क्या होगा यहाँ पे आपके पास दो, आपके पास बेंजीन की रिंग है, बीच में क्रोमियम है, वो 0 में। क्लियर है क्या ये बात? अगर मैं आपसे कहता कि ये सब तो मेंस में आए थे ऐसे सवाल यार, ठीक है, सब कुछ है मेंस में। अब ये कहता हूं Fe2CO9, तो ये 3 जो डॉट 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 है ये ब्रिजिंग लीगेंड्स हैं, तो ये ब्रिजिंग लीगेंड्स है। यहां पे क्या हो रहा है, इन सब में क्या होगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। यहां पे कौन कौन ब्रिजिंग लीगेंड है, 1 2 3। अगर मैं कहता हूं Mn2CO10, तो ये क्या होगा, Mn Mn बॉन्ड भी होगा। इसका EAN अभी मैं कैलकुलेट करवाऊंगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर शांत रहिए, ठीक है। सिडविक्स EAN रूल क्या कहता है, EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एटॉमिक नंबर Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इंटू 2, ये आप निकालते हो।
दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ सेंट्रल मेटल एटम। अगर ये नंबर 36 आता है या 54 आता है या 86 आता है तो ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सपोज मैं कहता हूँ आपके पास है FeCN6 4-, सपोज ये है। चलो इसका Z कितना होगा बताओ? आयरन का Z कितना होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, इसमें कहाँ जीरो है? ऑक्सीडेशन स्टेट अभी कहाँ जीरो है? चेक कर, आयरन किस में? +2 में। तो Z कितना है इसका? 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 प्लस 6 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये इंटू 2 कितना आ गया? ये 24 36। तो ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया अकॉर्डिंग टू EAN। सपोज मैं कहता हूँ बताओ इसका क्या होगा? MnCO5, चलो करके बताओ। MnCO5 तो Z कितना है इसका? 25 माइनस 0 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो गया? ये 35। तो अकॉर्डिंग टू EAN ये अनस्टेबल हो गया। मैं एक नोट लिख रहा हूं यहां पे। सपोज मैंने कहा FeCN6 3- का EAN क्या आएगा? तो Z इज इक्वल टू 26 माइनस ये +3 है तो 6 इंटू 2 तो ये आ गया 35। तो ये अनस्टेबल हो गया अकॉर्डिंग टू EAN, बट एक्चुअली FeCN6 3- is more stable। तो जरूरी नहीं है कि सिडविक वाला जो फॉर्मूला है वो हमेशा फिट हो। ये नंबर कौन से हैं? ये नंबर कौन से है जल्दी से बताओ? ये रेडॉन, ये जिनॉन, ये क्रिप्टन। तो जो नोबल गैस है उनके बराबर अगर आता है ना ये EN, नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के आसपास, जो नियरेस्ट नोबल गैस है, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है सही आंसर है। जैसे फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू दिस FeCN6 4- शुड बी मोर स्टेबल, बट एक्चुअली FeCN6 3- इज मोर स्टेबल। तो अब ये सवाल सपोज मैं कहता हूं कि इसका EAN निकालो। चलो टोटल नंबर ऑफ अपन एटम्स निकालते हैं। तो मैंगनीज कितने हैं आपके पास? 2। एक का क्या है? 25 इंटू 2, 2 का 50 हो गया। कार्बोनिल कितने हैं आपके पास? 10 कार्बोनिल है। एक कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। रेडॉन क्या है? टाइम वेस्ट करा ले भाई तू। ठीक है, सुन भाई, क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जिनका एग्जाम है और वो तुझे शाप देंगे कि तू उनका टाइम वेस्ट कर रहा है। मत ले भाई, कर्म जो है ना बहुत बुरी चीज है। कर्म क्यों किसी के बुरा कर्म ले रहा है भाई? बुरे कर्म मत लो यार किसी के भी। MnMn ये बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन ये है। टोटल कितना हो गया? 72। तो 72 2 के लिए हो गया तो EAN कितना हो गया? 1 के लिए 72/2 36। इसीलिए क्या होता है MnCO5 जो है ना, ये MnCO5 35 था, अब ये अगर डायमराइज हो गया तो 36 आ गया, इसीलिए वो डायमराइज हो रहा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ध्यान से सुनना यार, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है। ठीक है, ध्यान से सुनो। आइडियली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो यहाँ पे वैलिड नहीं होती, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या कहते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 5 है और 6 है तो मैं एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को एक डेटा और चाहिएगा विच विल बी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं उसके लिए यूज करता हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से आपको एग्जैक्ट हाइब्रिडाइजेशन पता लगता है, आपको पता लगता है कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो अब। ठीक है, अगर मैं कहता कि अगर ये सेंट्रल मेटल एटम है और उसके 5 d ऑर्बिटल हैं तो दे आर डीजेनरेट। इफ दे आर डीजेनरेट मैं कह सकता हूं कि ये बेरी सेंटर है। बेरी सेंटर का मतलब एनर्जी लेवल का रेफरेंस। तो ये 5 सेम एनर्जी पे थे। अब 6 लीगेंड आपके पास आए। ठीक है, चलो लीगेंड को बुलाते हैं। ये मान लो y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। तो जो लीगेंड है मैं उसको आपको पिंक कलर से दिखा रहा हूं। तो ये पहला लीगेंड यहां से आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल है, तो दूसरा यहां से आ रहा है, तीसरा यहां से आ रहा है, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं एक्सिस से। तो मेरा एक सवाल का जवाब दो, ये सारे लीगेंड पॉइंट चार्जेस की तरह हैं। दीज आर पॉइंट चार्जेस। तो इनकी एक फील्ड होती है, राइट?
ठीक है, तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर अगर ये जो लीगेंड्स हैं ये अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं, तो आपके पास दो टाइप के डी ऑर्बिटल्स हैं, एक है अलोंग दी एक्सिस और एक है एट एन एंगल टू दी एक्सिस। कौन से डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल करेंगे, एट एन एंगल टू दी एक्सिस या अलोंग दी एक्सिस? जल्दी से बताओ। अलोंग दी एक्सिस, वेरी गुड वेरी गुड। अलोंग दी एक्सिस कौन कौन से हैं? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो वो ज्यादा रिपेल होंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये देखो एनर्जी का, अगर मैं कहता हूं ये ऑर्डर है एनर्जी का, तो इनकी एनर्जी बढ़ गई है। तो अब क्या हो गया, इनकी एनर्जी बढ़ गई है और जो एट एन एंगल टू द एक्सिस है वो रिलेटिवली कम रिपेल होंगे, तो उनकी एनर्जी रिलेटिवली कम हो जाएगी। तो हुआ क्या कि जिन पांचों की एनर्जी सेम थी, अब उनकी एनर्जी में एक डिफरेंस आ गया है, हाँ या ना? और ये जो डिफरेंस आया है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, डेल्टा नॉट। व्हाट इज डेल्टा नॉट? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ड्यू टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब स्प्लिटिंग का मतलब क्या है कि जो पांचों डी जनरेट थे वो डी जनरेट यानी कि उनकी सेम एनर्जी अब नहीं रही है, कुछ की एनर्जी कम कुछ की एनर्जी ज्यादा हो गई है। जो जो नीचे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स है उनको आज से मैं बोलूंगा T2G ऑर्बिटल्स और इन दोनों को बोलूंगा EG ऑर्बिटल्स। ये दो ऑर्बिटल है। अब इसको क्या ध्यान रखना है, दो है तो आपका उल्टा रेशियो होगा, तो दो है तो 3/5 और ये तीन है तो 2/5। नेगेटिव क्यू क्योंकि एनर्जी रिलीज्ड है, पॉजिटिव क्यू क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी है। ये क्लियर है क्या? सबसे पहली बात हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्रू क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो वो क्या होगी, -2/5 डेल्टा नॉट इंटू N1 प्लस 3/5 डेल्टा नॉट इंटू N2, where N1 is number of electrons in T2G and N2 is number of electrons in N1G in EG। क्लियर है क्या ये बात? ये सबको क्लियर है? अरे यार ध्यान मत दो ना, सब लोग सिर्फ इधर ध्यान दो, ये ब्लॉक ये सब बातें मत करो यार। मेंस में है, बिल्कुल है बिल्कुल है। ध्यान से सुनो, अभी मैं बता रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं ना सब काम का ही है, तो सुन लो ना। ये समझ में आ गया? तो N1 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, N2 क्या है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयरिंग एनर्जी अगर आपको मोस्टली दी हुई नहीं होगी यार, अगर देंगे तो प्लस P कर देना, ठीक है MS। डेल्टा इज CFSE नहीं, डेल्टा इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, नॉट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। CFSE इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ऐसे दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो दूसरी चीज है। अब मेरी एक बात बताओ, अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E क्या होता है, hc/λ। बताऊंगा ना ट्रिक, थोड़ी बात शांत रहे, बताता हूं ट्रिक। डेल्टा E क्या होता है, hc/λ। लैम्डा अगर किसी का कम होगा तो क्या होगा, ये डेल्टा बड़ा आएगा, और अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो डेल्टा कम आएगा, हाँ या ना? तो हमने क्या किया, एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज निकाली इस डेल्टा को निकालने के लिए। जो डेल्टा E जिसका कम है, जिसका डेल्टा E कम है वो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करेगा, कम डेल्टा E, और जिसका डेल्टा E ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यहां तक क्लियर है क्या? VC अभी आ जाएगा ना, थोड़ी देर सब्र कर ले यार, तुम लोग यार वेट तो करो यार अगली स्लाइड पे आने के लिए। तुम यहां पे ये दिखाने के लिए आए हो कि तुम्हें क्या आता है, तो फिर क्लास में क्यों टाइम स्पेंड कर रहे हो अपना? 10-15 दिन बाद एग्जाम है ना, मैं सब बता दूंगा, 1-1.5 घंटे में सब कवर हो जाएगा। अभी तक हुआ है ना हर क्लास में, आज भी होएगा। सुन लो ध्यान से, मैं एक ट्रिक बताता हूं। आपको क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL। आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ध्यान रखना है, अमोनिया, पिरिडीन, इथिलीन डायमीन, डायपी यानी डायपिरिडीन, NO2-, साइनो, CO, दैट्स इट। बाकी सारे वीक हैं तो उनको याद ही नहीं करना है, आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग ध्यान रखो।
स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि जो ये डिस्टेंस है डेल्टा नॉट ये बड़ा है, वीक का मतलब है ये डिस्टेंस है जो डेल्टा नॉट ये कम है। इतना ध्यान रहेगा। वेरी गुड एसबी, बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर आपके पास हेलोजन डोनर है तो वीक होता है, अगर आपके पास ऑक्सीजन डोनर है तो वीक होता है, नाइट्रोजन और कार्बन डोनर है तो स्ट्रांग होता है। तो ये दोनों वीक होंगे और ये दोनों स्ट्रांग होंगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, यहां पे एनर्जी का ऑर्डर ये है। डेल्टा क्या होता है, तुम्हें वेवलेंथ दे दूंगा तो एच सी बाय लैम्डा, और क्या, डेल्टा नॉट इज एच सी बाय लैम्डा, तुम्हें वेवलेंथ दे देंगे वो। तो हर एक लीगेंड की कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ आएगी ना। ठीक है, अब वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेल्टा के टर्म्स में ही आंसर कहेंगे वो। डायपिरिडीन। ठीक है, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता हूं आपके पास कि 3 ऑर्बिटल नीचे है और 2 ऊपर है, हाँ या ना? ये 3 बॉक्स नीचे बना देता हूं। हाँ हाँ बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग वाले याद रखना, बीसी, बाकी सारे वीक हैं। 5-6 ही तो है स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास, अगर आपके पास D1 है तो D1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां पे, हाँ या ना? क्या कोई भी और तरीका है? क्या कोई भी और तरीका है अगर D1 है तो? नहीं, बिकॉज लोअर एनर्जी में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो क्या ये हमेशा खाली रहेंगे? ये होते हैं इनर डी। तो हमेशा क्या बनेगा, अगर इनर डी खाली रहेंगे तो आपके पास हमेशा क्या बनेगा, D2sp3। आपको लीगेंड कोई भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर मैं कहता हूं D2 है, क्या कोई और तरीका है? नहीं, हमेशा D2sp3। अगर मैं कहता हूं D3 कॉन्फ़िगरेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है अगर, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर D1 D2 D3 है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3 होगा। क्लियर है क्या ये बात? ये क्लियर है क्या? हाँ या ना? ओके, ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता कि D8 है, चलो D8 को देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 1 2 3, सपोज जंप हो रहा है तो क्या होगा, 4 5, फिर आएगा 6 7 8। तो एक ही पॉसिबिलिटी आ रही है, कुछ भी कर लो। अगर जंप नहीं कराओगे, पेयरिंग कराओगे, तब भी यही आएगा। तो क्या ये इनर डी खाली रहेंगे कभी भी? नहीं, इनर डी कभी भी खाली नहीं रहेंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि D8 है, D9 है या D10 है, तो इनर डी इज नेवर एम्प्टी। तो अगर इनर डी कभी भी नहीं बनेगा तो सिर्फ बाहर के डी बचेंगे। बाहर के डी बचेंगे तो क्या होगा, sp3d2। तो आपको पहले ये दोनों ध्यान रखो। ये वाले केस है जिसमें नो लोचा। नो लोचा का मतलब क्या है, आपको देखना ही नहीं है कि लीगेंड क्या है, आपको सीधा आंसर लिखना है। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं अपन जो लोचे वाले केस हैं, जिसको मैं बोलता हूं डेंजर जोन। अगर मैं कहता हूं कि D4 है, ठीक है, अरे ध्यान से लॉजिक तो लगा लेना यार। अगर D4 है तो क्या पॉसिबिलिटी है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो जंप कर जाए या वो पेयर कर जाए, हाँ या ना? अगर वो जंप करेगा तो मैं क्या कह सकता हूं, जंप करेगा तो क्या होगा, आपके पास ये डिफरेंस छोटा होगा तो जंप करेगा। ये डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा। तो अगर डेल्टा पेयरिंग एनर्जी पी से छोटा होता है तो जंप कर जाएगा। तो ये डिफरेंस कम कब होता है, जब आपके पास वीक फील्ड लीगेंड होता है। तो अगर आपके पास वीक फील्ड लीगेंड है तो जंप हो जाएगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो क्या होगा, ये डेल्टा बहुत बड़ा होगा। डेल्टा बहुत बड़ा होगा तो पेयरिंग होगी। तो अगर डेल्टा पेयरिंग एनर्जी से बड़ा है तो पेयरिंग हो जाएगी। क्लियर है क्या ये बात? इस केस में क्या अंदर के 2 डब्बे खाली रहेंगे? नहीं, बाहर के खाली रहेंगे। तो ये क्या होगा, sp3d2। इस केस में क्या होगा, इनर डी अवेलेबल रहेंगे, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3। क्लियर है क्या ये बात?
यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं D5 कहता हूँ, D5 कहता हूँ तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, अगर जंप हो गया तो, और अगर जंप नहीं हुआ तो पेयर हो जाएगा। इस केस में अंदर के 2 D खाली नहीं रहेंगे तो क्या होगा? sp3d2। अरे जंप यानी कि ये EG से T2G, अरे ये जंप, ये इससे ये डेल्टा नॉट को कूद पाएगा या नहीं कर पाएगा, समझे? D2S अभी आएगा ना यार, क्यों इतना हीरो बन रहे हो यार? ये क्या D2S है क्या? ये पांचों D ऑर्बिटल ही है ना। अभी सिंपल है, तुम्हें पता लगाना है कि इनर D खाली है या नहीं है, खत्म। क्योंकि D2sp3 चाहिए ना भाई, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिमिलर एनर्जी लेवल्स होने चाहिए, तो अंदर वाला D और बाहर वाले D का सेम एनर्जी लेवल नहीं होगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे कहता तो यहां पे ये खाली हो जाएंगे अंदर के, तो क्या हो जाएगा? ये भी D2sp3। अगर मैं कहता D6 है तो क्या होता है? अगर पेयरिंग नहीं होगी तो 1 2 3 फिर 4 5 फिर नीचे आ जाएगा, और अगर पेयरिंग हो गई तो ये खाली हो गया D2sp3। सिंपल। अगर मैं कहता D7 विद वीक फील्ड तो sp3d2। D7 विद स्ट्रॉन्ग फील्ड, ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ध्यान से सुनो। कोबाल्ट 2 प्लस क्या है? आर्गन 3d7। सो अगर मैं कहता हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है प्लस D7 है, तो यहां पे एक जंप होता है इलेक्ट्रॉन का। ये जंप कहां से होगा? क्योंकि मेरे को अंदर के D चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप हो जाएगा यहाँ। कहां से? ये आपके पास है 3D, ये आपके पास है 4s, ये आपके पास है 4p, ये आपके पास है 4d। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा यहाँ पे। ऑक्टाहेड्रल पहचानने की ट्रिक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बस। ऑक्टाहेड्रल तो होगा ही हमेशा। अरे भाई ऑक्टाहेड्रल तो हमेशा ही होगा ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो शेप तो दोनों ही केसेस में ऑक्टाहेड्रल ही आएगा। क्लियर है? अरे जरूरत होनी चाहिए ना, तो कैसे जाएगा 4s में भाई? 4s में अगर जाएगा तो आपके पास ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगा यार? वो एपी आपको पता होना चाहिए। कॉपर और कोबाल्ट के केस में अमोनिया स्ट्रांग है, बाकियों में वीक होता है। ठीक है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होगा? आपके पास 4 लीगेंड है, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब यहां पे जो लीगेंड है वो टेट्राहेड्रल के अलोंग आ रहे हैं। सो टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 4। तो टेट्राहेड्रल कैसा होगा? एक यहां आ रहा है, 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 टेट्राहेड्रल बन रहा है। ध्यान से सुनो, टेट्राहेड्रल अगर आपके पास आता है तो क्या होता है? आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो लीगेंड्स है वो आपके पास अप्रोच कर रहे हैं डी ऑर्बिटल को एट एन एंगल टू द एक्सिस, डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो एट एन एंगल टू द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो 5 डी ऑर्बिटल है। अगर 5 डी ऑर्बिटल है तो कौन से डी ज्यादा रिपेल होंगे? वो वाले जो एट एन एंगल टू द एक्सिस है या वो जो डायरेक्टली अलोंग द एक्सिस है? जल्दी से बताओ। अगर लीगेंड्स एट एन एंगल टू द एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो कौन से डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपेल होंगे? द वंस विच आर अलोंग द एक्सिस और द वंस विच आर एट एन एंगल टू द एक्सिस? नो, at an angle, because these are also approaching them at an angle. So basically now these dxy, dyz, dzx will be repelling more, not along, they will be approaching at an angle. तो dxy, dyz, dzx 45 डिग्री पे है या 109 डिग्री 28 मिनट पे है, तो पास ज्यादा इसके होंगे ना। और जो along the axis है dx square minus y square dz square, वो अब कम रिपेल होंगे। सो ये आपके पास अब EG नीचे आ गया, T2G ऊपर आ गया। अच्छा, ये अगर 3 है तो यह आ गया 0.4, यह आ गया 0.6, वो इनवर्स प्रोपोर्शन में अभी भी वैलिड है। अगर मैं कहता हूं इसमें CFSE क्या होगा तो वो होगा -0.6 डेल्टा T इंटू N1, वेयर N1 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, प्लस 0.4 डेल्टा T इंटू N2, वेयर N2 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। येस और नो?
right? So basically this is crystal field stabilization energy of complex. Now the splitting in this case, this splitting value is known as delta T. What is delta T? Crystal field splitting for टेट्राहेड्रल, बता दिया भाई। चल इसमें कर ले, बता इसमें CFSE क्या होगी, चल बता। D4 बाई वीक फील्ड लिगेंड है, बता इसमें CFSE क्या होगी, जल्दी से बता। तो आएगा आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन इंटू -2/5 डेल्टा नॉट प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इंटू +3/5 डेल्टा नॉट। आ गया CFSE, सिंपल है। SJ ये क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो स्प्लिटिंग है, अरे 1 इलेक्ट्रॉन ही तो है यार इसमें, 3 और 1 4 ही तो है, क्या कर रहा है यार। टोटल D4 है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 5 तो हो नहीं सकते। अब अगर मैं कहता हूं कि डेल्टा T क्या है, तो डेल्टा T क्या है आपके पास, स्प्लिटिंग। डेल्टा T के अंदर कितने लीगेंड है, 4 लीगेंड है। टेट्राहेड्रल में 4 है, ऑक्टाहेड्रल में कितने थे, 6। तो एक तो 2/3 का फैक्टर तो वहां से आ गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि 2/3 का फैक्टर दूसरा कहां से आया, अप्रोच का। वहां पे लीगेंड डायरेक्ट अप्रोच कर रहे थे, यहां पे एट एन एंगल अप्रोच कर रहे हैं, तो ये 2/3 मिलकर क्या हो गया, 4/9। तो डेल्टा T बहुत कम होता है ड्यू कंपेयर टू डेल्टा नॉट। तो डेल्टा T यानी कि ये स्प्लिटिंग डेल्टा नॉट के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा कम होती है। क्लियर है क्या ये बात। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जंप करना आसान होता है, कई बार इसमें एक्सेप्शंस भी होंगे। तो एक मैं ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, अगर Z बहुत ज्यादा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है आपके पास, ठीक है, और अगर Z बहुत ज्यादा है तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा हमेशा। क्यों, क्योंकि हमेशा पेयरिंग करवा देगा Z। तो फॉर एग्जाम्पल PtCl4 2- मैंने आपसे पूछा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है आपके पास, इसका Z बहुत ज्यादा है, DsP2 स्क्वायर प्लेनार। चलो इसमें बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। तो क्या कह सकते हो आप, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, DsP2 स्क्वायर प्लेनार। यहां तक क्लियर है क्या। अगर मैं कहता वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई पेयरिंग नहीं होगी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी। तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये DsP2, वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3। लेट्स सी नाउ, सपोज मैं कहता हूं NiCl4 2-। ध्यान से देखो इस एग्जांपल को। तो ये निकल किस में, +2। अगर निकल +2 में तो ये क्या हो गया, आर्गन 3d8। यहां तक क्लियर है। तो मैंने लिख दिया आर्गन 3d8। Cl है, Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है। अगर Cl एक वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो क्या हो गया, ये sp3, ये आ गए लिगेंड के लोन पेयर। तो यहां पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हाँ या ना। तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 आ गए, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, √2 × 2 + 2 यानी कि √8 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर है ये बात। सपोज मैं कहता इसकी जगह साइनाइड है, तो निकल 2+ में है, आर्गन 3d8, साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आइसोमरिज्म पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी तो ये अंदर का D खाली हो गया, तो ये DsP2 हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। तो म्यू कितना आ गया, 0। सपोज मैं कहता है NiCO4, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा यहाँ पे, निकल 0 में, निकल 0 में तो 4d8 3d8 4s2 है। तो आप इसको क्या करोगे, पूरा पेयरिंग करोगे, सब के सब नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर भी sp3 है। तो ये केस ध्यान रखना, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। म्यू कितना है इसका, 0। क्लियर है ये बात। अगर मैं कहता हूं कि कभी कभी स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स का स्प्लिट क्या है, तो स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स क्या है, आपने ऑक्टाहेड्रल लिया, उसमें से 2 लिगेंड हटा दिए, तो इफेक्टिवली Eg और T2G जैसे ऑक्टाहेड्रल में होता है वैसे ही होना चाहिए भाई। ऑक्टाहेड्रल के अंदर अगर ये और ये हटा दो तो स्क्वायर प्लेनार बचेगा, हाँ या ना।
अगर मैं कहता हूं कि आपके पास स्क्वायर प्लेनार में क्या होगा, ये फर्दर स्प्लिट होएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। तो ये याद नहीं करना है, बट एक बात सोचो, इसमें अगर स्प्लिटिंग सपोज डेल्टा नॉट थी तो ये डेल्टा एस पी बड़ा है ना इससे, तो डेल्टा एस पी 1.3 टाइम्स डेल्टा नॉट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं कहता हूँ स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा किस में, तो स्क्वायर प्लेनार फॉलोड बाय डेल्टा नॉट फॉलोड बाय डेल्टा टी। क्लियर है क्या ये बात? तो मैं एग्जाम्पल के लिए पूछता हूं, चलो बताओ, सपोज मैं कहता हूं NiCN4 2 माइनस, ठीक है, फिर मैं कहता हूं NiCl4 2 माइनस, और फिर मैं कहता हूं NiEN3 2 प्लस। सपोज मैं ये बोलता हूं, बताओ डेल्टा का ऑर्डर क्या होगा? इसका डेल्टा है डेल्टा 1, इसका है डेल्टा 2, इसका है डेल्टा 3। चलो बताओ क्या होगा? तो ये आपके पास है DsP2, ये आपके पास है sp3, और ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाँ या ना? तो क्या होगा? डेल्टा 1 सबसे बड़ा होगा, फिर डेल्टा 3 होगा, फिर डेल्टा 2 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनार है भाई, ये ऑक्टाहेड्रल है और ये टेट्राहेड्रल है, समझे? नहीं सॉरी, हाँ सही किया है, 1 3 2। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का भी आपसे पूछे तो ये स्टेप्स फॉलो करना है, ये फॉलो दीज स्टेप्स, इनको भूलना नहीं है। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो, फिर पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन लिखो, फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालो, फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। चलो करके दिखाता हूं मैं। फर्स्ट स्टेप, सपोज मैंने कहा इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताओ। फर्स्ट स्टेप कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्या हो सकता है? sp3d2 या d2sp3, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिर Fe2 प्लस है, Fe2 प्लस है तो 3d6 है। 3d6 क्या है? डेंजर जोन। डेंजर जोन है तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी तो sp3d2। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे? 4। तो म्यू कितना आ गया? √24। क्लियर है क्या? वापस करते हैं, चलो। ये मैंने लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो दो पॉसिबिलिटी है, क्या है? या तो sp3d2 है या d2sp3 है, हाँ या ना? Fe2 प्लस है तो d6 है। d6 क्या है? डेंजर जोन। डेंजर जोन है मतलब देखना पड़ेगा कि लीगेंड वीक है या स्ट्रांग है। ये क्या है? स्ट्रांग फील्ड लीगेंड है, तो क्या होगा? पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई तो n कितना आ गया? 0, म्यू कितना आ गया? 0। क्लियर है क्या ये बात? सपोज मैं कहता हूं CuNH3 2 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? स्टेप 1, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या है? 4। तो दो पॉसिबिलिटी है, DsP2 या sp3। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है तो ये DsP2 है, तो मुझे ये वाला डब्बा खाली चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉपर 2+ क्या है? D9। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, तो म्यू कितना हो गया? √3। अब ध्यान से सुनो, लोग क्या करते हैं पता है? लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सारी पेयरिंग होगी, म्यू 0। तो उनका आंसर गलत आएगा। यहाँ पे पेयरिंग हो रही है बट म्यू 0 नहीं है, √3 आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है। सिमिलरली यहाँ पेयरिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो ये हमेशा स्टेप्स फॉलो करना। क्लियर है क्या ये बात? ये बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं सवाल, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे आपको समझ में आएगी ये बात। कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कभी आपसे पूछे तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब होते हैं। तो एक ट्रिक बताता हूं, आप विबग्योर बनाते हो, विबग्योर में आई मत बनाओ। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर किसी का वायलेट कलर है तो वो येलो एब्जॉर्ब करेगा, किसी का ब्लू है तो वो ऑरेंज एब्जॉर्ब करेगा, किसी का रेड है तो वो ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो आप क्या करोगे इसके अंदर? कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कलर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि सपोज लीगेंड एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू, तो कलर क्या होगा उसका? ऑरेंज। अगर लीगेंड एब्जॉर्ब कर रहा है वायलेट तो कलर क्या होगा उसका? येलो। क्लियर है क्या ये बात? तो ब्लू अगर, हाँ ब्लू और रेड था ना, तो ब्लू अगर एब्जॉर्ब कर रहा है या ब्लू कलर दिख रहा है, लेट्स से ऑब्जर्व्ड कलर, सपोज मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, ऑब्जर्व्ड कलर है ब्लू एंड रेड, ठीक है? तो
तो बताओ एब्जॉर्ब्ड कलर क्या होगा, बताओ एब्जॉर्ब कलर क्या होगा। ब्लू का ऑपोजिट क्या है, ऑरेंज, और रेड का ऑपोजिट क्या है, ग्रीन। तो जो ग्रीन एब्जॉर्ब कर रहा है वो स्ट्रॉन्गर लीगेंड है, या जो ऑरेंज एब्जॉर्ब कर रहा है वो स्ट्रॉन्गर लीगेंड है। ऑब्वियसली वायलेट सबसे स्ट्रांग होगा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन। तो मैं कह सकता हूं कि सपोज ये लीगेंड L1 है और ये L2 है, तो बताओ कौन स्ट्रॉन्गर लीगेंड है। L1 कम होगा L2 से, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग लीगेंड है उतनी छोटी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, हाँ या ना। भाई जो वायलेट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सबसे स्ट्रांग होगा ना, क्योंकि उसका डेल्टा ई क्या होता है, hc/λ। तो जिसकी वेवलेंथ कम है उसका डेल्टा ई बड़ा है। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछते हैं कलर ऑफ कंपाउंड का रीजन क्या होता है। तो अगर सपोज आपके पास D1 से D9 है कोई भी कंपाउंड, उनके कलर का रीजन DD ट्रांजिशन है। लेकिन सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ मैंगनीज +7 में है, क्रोमियम +6 में है, ये +6 में है, तो ये क्या है, D0 या D10। तो D0 या D10 वाले जो कंपाउंड होते हैं उनमें कलर होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं MnO4- दिखाता हूँ, तो ये MnO4- बनाया। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, मैंगनीज को इलेक्ट्रॉन देता है, और क्या होता है जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है आपके पास तो कलर बहुत डेंस आता है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि दिस इंटेंसिटी, इंटेंस कलर। तो जैसे ये डार्क पर्पल है, डार्क ऑरेंज है, डार्क येलो है, ये लाइट कलर्स होते हैं टिपिकली। यहां तक क्लियर है क्या? No, you cannot calculate CFS. You will need more data. स्टेबिलिटी पैरामीटर्स पता कैसे लगता है कि स्टेबल कौन है? सबसे पहले अगर सपोज किसी ने कह दिया कि अगर कोई M2+ टाइप का सेंट्रल मेटल एटम है, तो आप फॉलो करोगे इरविन विलियम्स ऑर्डर। क्या होता है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो यहां से यहां तक स्टेबिलिटी बढ़ती रहती है, और फिर यहाँ जिंक जो है वो कॉपर से कम होता है। देखो वही हो रहा है क्या, मैंगनीज 2+ लेस देन Fe2+ लेस देन कोबाल्ट 2+ लेस देन निकल 2+ लेस देन कॉपर 2+ ग्रेटर देन Zn2+। ओके, सो बेसिकली अगर मैं कहता हूं कि साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कम होगी, ऑब्वियसली चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है। बट ये इरविन विलियम्स ऑर्डर आपसे कोई पूछ सकता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ M2+ टाइप ऑफ कंपाउंड्स। लेकिन इन जनरल अगर मैं कहता हूं चार्ज ऑन CMA, तो अगर चार्ज बढ़ता है तो उसकी साइज भी कम होती है। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज। तो क्या होगा, आपके पास स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, ये है आपके पास आयरन 3+, आयरन 2+, और ये है आयरन 3+, बाकी सब सेम है। तो मैं कह सकता हूं Fe2+ की चार्ज डेंसिटी Fe3+ से कम होगी। तो अगर मैं कहता हूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये होगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्लियर है? सपोज किसी ने कह दिया कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है लीगेंड की, लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं FeF6 3- है, ये ज्यादा स्टेबल है, हाँ ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू FeCl6 3-। यहां तक क्लियर है? अगर मैं पॉलीडेंटेट लीगेंड्स लेता हूं तो यहां पे क्या हो रहा है, चीलेशन हो रहा है। तो चीलेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोनों के अंदर देखोगे तो Rn+3 में ही है, दोनों में Rn+3 में ही है, चेक करो। बट यहां पे पॉलीडेंटेट लीगेंड है, यानी कि यहां पे रिंग बन रही है, यानी कि चीलेशन हो रहा है, तो ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्लियर है क्या सबको? अगर मैं कहता हूं सपोज केमिकल इक्विलिब्रियम से कि ये एक सेंट्रल मेटल एटम है और ये सपोज वाई लीगेंड से कंबाइन कर रहा है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, तो मुझे एक बात बताओ कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MLY अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L-2⁻⁴ अगर मैं कहता हूं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड कब जाएगा, जब K की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर ये K स्टेबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि ये कंपाउंड बहुत स्टेबल है। सो वही मैंने लिखा है, इफ K स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, stability of coordination compound increases, yes or no? सपोज मैं इसकी जगह आपसे कहता 2 चीलेट है तो 5 मेंबर्ड से ज्यादा 6 मेंबर्ड स्टेबल होगा। अगर दोनों 6 मेंबर्ड है, एक केस में 2 6 मेंबर्ड रिंग है, एक केस में 1 6 मेंबर्ड रिंग है, तो फिर क्या होगा, 2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इतना तुमसे पूछेंगे नहीं यार VC, उनके पास और भी काम है ना।
ये थोड़ी है कि तुमको सिर्फ कोऑर्डिनेशन के ही सवाल देने वाले हैं, ठीक है। सपोज मैंने कह दिया कि आपके पास ये मेटल है, ये कंबाइन करता है लेट्स से फर्स्ट स्टेप में एक्स से टू गिव यू ए, या लिगेंड से टू गिव यू ए, और फिर ये मेटल है जो ए से कंबाइन करता है टू गिव यू वापस से ये जो लीगेंड ए है ये लीगेंड से कंबाइन करता है टू गिव यू बी, और फाइनल आपके पास जो है वो है मेटल प्लस 2 लीगेंड गिव्स लेट्स से दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एमएल, सपोज ऐसा बनता है। तो अब क्या कह सकता हूं कि अगर ये फर्स्ट स्टेप है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 था, इसका K2 था, तो अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बीटा है तो वो क्या होगा K1 इंटू K2। तो अगर एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है तो फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा, इन सब का जो एक इंडिविजुअल स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2, इनका जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि इक्वेशंस ऐड करके बना रहे हो आप। तो अगर मैं कहता हूं कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बीटा, अगर बीटा बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर बीटा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सेम कॉन्सेप्ट ही अगेन, तो सिंपल है काफी। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखोगे, अगर कोई भी पॉजिटिव आयन है उसका नाम पहले आएगा फिर नेगेटिव का। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ये बॉक्स है तो बॉक्स के आगे क्लोराइड है तो बॉक्स क्लोराइड, या फिर सोडियम बॉक्स का नाम। बॉक्स का मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर सपोज मैंने आपको ये दे दिया, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको क्या करना है, उसका नाम पहले लिखना है जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं उसका नाम है अमीन, ये है F माइनस तो फ्लोरो, Cl माइनस तो क्लोरो, Br माइनस तो ब्रोमो, I माइनस तो आयोडो, H2O का मतलब क्या है एक्वा, फॉलोड बाय नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ये है प्लैटिनम। तो मैं सबसे पहले नाम क्या लिखूंगा इसके अंदर, सबसे पहले नाम क्या लिखूंगा, अमीन, ये आएगा 1, फिर आएगा एक्वा, फिर आएगा आपके पास ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो, फिर आएगा फ्लोरो, फिर आएगा आयोडो, और फिर आएगा आपके पास प्लैटिनम। तो मैं इसका नाम लिखते हैं, चलो अमीन में डबल एम आएगा यहां पे, तो क्या आएगा इसका नाम, अमीन, एक्वा, फिर क्या आएगा आपके पास ब्रोमो, फिर क्या आएगा आपके पास क्लोरो, फिर क्या आएगा फ्लोरो, फिर क्या आएगा आयोडो, फिर क्या आएगा आपके पास प्लैटिनम, और उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन रोमन न्यूमरल्स 4। अरे क्योंकि यहाँ पे अमीन मैंने बताया था यार, आरबी टाइम वेस्ट कर ले भाई तू, प्लैटिनेट नहीं आएगा, प्लैटिनेट क्यों नहीं आएगा बताता हूं मैं, रुक जाओ 2 मिनट। अगर लीगेंड रिपीट हो रहे हैं और वो मोनोडेंटेट है तो आप क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको लो, बॉक्स का नाम क्या होगा, पेंटा, सबसे पहले नाम आएगा अमीन, फिर क्या आएगा क्लोरो, फिर आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे +3 है तो +3, और डब्बे के बाहर क्या है क्लोराइड, डब्बे के बाहर क्लोराइड है, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखोगे, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि कोई ऐसा लीगेंड रिपीट हो रहा है जिसके या तो नाम में है डाई, ट्राई, या फिर जो पॉलीडेंटेट है, फॉर एग्जांपल ये पॉलीडेंटेट है, तो मैं इसका नाम क्या लिख सकता हूं, ट्रिस, यहां पे क्या आएगा इथिलीन डायमीन, यहां पे एक सिंगल एम ही आएगा, यहां पे डबल नहीं आएगा क्योंकि डायमीन है ये। यू कैन राइट क्लोरिडो ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो राइट। आयरन 3, इसको क्या लिख सकते हो, इसके नाम में डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो है, तो डाई नाम है तो फिर क्या होगा, ये आपको डाई डाई नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे आप, बिस डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो निकल 2। Now if the coordination sphere is positive or neutral, then you will have no special ending. टाइम पास करा लो भाई इन लोगों से, हाँ। ये लो भाई डीएमजी का स्ट्रक्चर, ठीक है। थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लेना भाई, सब यहीं पे करेगा क्या। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है जो पॉजिटिव है या न्यूट्रल है तो कोई स्पेशल एंडिंग नहीं है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है 3+, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है नेगेटिव। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो आपके पास क्या होगा, इट एंड विथ 8, द सेंट्रल मेटल एटम। चलो इसका नाम बताओ मुझे, फर्स्ट वाले का क्या नाम होगा इसका,
इसका नाम होगा हेक्सा अमीन आयरन 3 क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका? पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम हेक्सा साइनो, और यू कैन से साइनो सी because it is ambidentate, ferrate, why ferrate? because it is negative sign 2। सबको समझ में आ गया? अगर आपके पास जो बॉक्स है, या हेक्सा साइनो फेरेट ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा। साइनेटो नहीं, साइनेटो SCN माइनस होता है, ठीक है। अगर कोई ब्रिजिंग लीगेंड दे दिया, जैसे कि ये ब्रिजिंग लीगेंड है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड गो टूवर्ड्स राइट। तो ये क्या होगा? पेंटा, फिर आएगा एक्वा, फिर आएगा क्रोमियम, ये क्रोमियम +3 में है, क्रोमियम 3, फिर आ गया म्यू, ये ब्रिज आ गया। कौन से केस में? कौन से केस में? कोबाल्ट का +3 तो है। अच्छा, ये 3 लिखा है मैंने यार, 3 है ये, ठीक है। अरे CH, ये टाइम पास मत कर यार, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्या हो गया? आपने यहां से शुरू किया पढ़ना लेफ्ट से राइट। क्या लिखा हुआ है? पेंटा एक्वा क्रोमियम 3, ओके। फिर ये ब्रिज आ गया। ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। फिर क्या आ गया? हाइड्रोक्सिडो, दैट इज द ब्रिजिंग लीगेंड, हाइड्रोक्सिडो, बिकॉज इट इज OH-। देन पेंटा अमीन, देन क्रोमियम, देन 3 एंड देन क्लोराइड। सिंपल। तो नॉमेनक्लेचर इसमें सुपर इंपॉर्टेंट है, प्लीज थोड़ा रिवाइज कर लेना। अब आता है आइसोमरिज्म। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आएगा हमारे पास, क्लोरिडो भी यूज कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं, इट्स द वन एंड द सेम थिंग। सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में आयन एक्सचेंज हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल, ये आयन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ये आयन है आयोनाइजेशन स्फीयर में। अगर ये एक्सचेंज हो गए तो क्या होगा आपके पास? ये दोनों मिलकर क्या हो गए? ये हो गए आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अभी करेंगे ना क्वेश्चंस, रुको। ये क्लियर है सबको? व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमर? अगर मैं कहता हाइड्रेट आइसोमरिज्म है, इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल चेंज होता है आयन के साथ बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। तो देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हुआ तो डॉट H2O, अगर यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे डॉट 2H2O आ गया। तो ये क्या हो गया? अगर वाटर मॉलिक्यूल एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर, देन बेसिकली व्हाट यू कैन से इज इट इज गोइंग टू बी हाइड्रेट आइसोमर्स। सो ऑल 3 आर हाइड्रेट आइसोमर्स। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वायलेट है, ये लाइट ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है। इसका नाम ध्यान रखना, कलर भी ध्यान रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो पूछ सकते हैं और तुम लड़ नहीं सकते हो इस बात के लिए। हाउ मेनी ब्रिज बॉन्ड Fe2CO9? 3 कराया है मैंने पीछे। ये ले यार, लेट आते हो ना, एक तो क्लास में टाइम पे तो आया करो कभी कभी। ये ले भाई, Fe2CO9। आरबी ये गैस और कर रहा है। अरे आरएस भाई, पढ़ ले क्लास में यार। ये 1, ये 2, ये 3 है ना। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलता हूं लिंकेज आइसोमर्स, लिंकेज आइसोमर्स किस में दिखते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स में। एम्बीडेंटेट का मतलब क्या है? जैसे मैं कहता हूं SCN-, यहां पे लिंक थ्रू ये है, NCS- क्या हो गया आपके पास? ये दोनों एम्बीडेंटेट हो गए। NO2- अगर मैं कहता हूं, या फिर ONO- कहता हूं, ये एम्बीडेंटेट हो गए। मैं CN- कहता हूं या मैं NC- कहता हूं, ये एम्बीडेंटेट हो गए। हाय अभिषेक। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये और ये एम्बीडेंटेट हैं? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये आपके पास लिंकेज आइसोमर्स हैं? ये क्लियर है क्या सबको? ये सबको क्लियर है यार? जो मैं नोट्स अभी बनवा रहा हूं ना,
इसको ढंग से रिवाइज कर लेना, इसी में से ही आएगा सब कुछ, यार दिमाग मत लगाना। तो इसलिए सुन लो, रादर देन जजिंग कि कौन सी किताब अच्छी है बुरी है, कोई भी किताब ऐसी है जिसको तुमसे तो ज़्यादा ही आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या होता है? सपोज मैं कहता हूं द कैटायन एंड एनायन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि अगर ध्यान से देखो तो ये 3+ है, ये 3- है, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, हाँ या ना? अरे यार फ्लेक्सीडेंटेट CO3 2-, कभी मोनोडेंटेट कभी बायोडेंटेट, ऐसे, ठीक है एमएस। यहां पे क्या हो गया, एक साइनाइड चेंज कर दिया, इधर चला गया, तो ये आ गया 2+, ये आ गया 2-, ये आ गया +1, ये आ गया -1। पहली बात, आपके पास यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6, हाँ या ना? यहाँ पे भी वही रहना चाहिए, +3 6, यहाँ पे भी क्या होगा? +3 6, यहाँ पे भी क्या होगा? +3 6, यहाँ पे भी क्या होगा? +3 6। तो ये बात ध्यान रखो, ये बात ध्यान रखो कि आप हमेशा इसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ बोथ सेंट्रल मेटल एटम आफ्टर एक्सचेंज शुड बी सेम। और क्या, इतना ही है, और क्या? फॉर्मूला सेम कहाँ है? बस ये चेंज होते सकते हैं ना, तो आयंस चेंज होते रहते हैं। सपोज मैं आपसे कहता हूं CrNH3 थ्राइस CN थ्राइस, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा CrNH3 थ्राइस CN थ्राइस। बताओ क्या ये भी कोऑर्डिनेशन आइसोमर है क्या? ये 3 तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं। क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है? ये नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ये कैटायन और एनायन है ही नहीं ना, न्यूट्रल कंपाउंड है ये। कैटायन एनायन चाहिए होता है आपको, समझे? आगे बढ़े। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स का मतलब क्या है कि आपके पास लीगेंड वगैरह सब सेम है, लेकिन उनका जो पोजिशनिंग है विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम वो अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखो, यहाँ पे ये 4 अमोनिया अलग है और यहाँ पे 2 अमोनिया 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे ये अनसिमेट्रिक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 3 अमोनिया 1 क्लोरीन, 3 अमोनिया 1 क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या, ये सिमेट्रिक है। तो ये क्या कह सकते हो आप कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन जो है ग्रुप वो प्रेजेंट सेम नंबर में है, बट दे मे अरेंज देमसेल्व्स डिफरेंटली विथ रेस्पेक्ट टू सेंट्रल मेटल एटम, इफ दैट इज द केस देन व्हाट यू कैन से इट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल चारों अमोनिया का प्लेसमेंट चेंज कर दिया है, अमोनिया का टोटल नंबर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, बट ये सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है, ये बहुत रेयर कोई पूछेगा आपसे। कोऑर्डिनेशन पोजीशन कोई नहीं पूछता है। लीगेंड आइसोमरिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि आपके पास ये PN2Cl2 है और ये TN2Cl2 है, ठीक है। अब ये जो PN है वो ये है NH2CH2CH NH2CH2 और ये है NH2CH2CH2CH2NH2। बेसिकली PN एंड TN आर आइसोमर्स। तो अगर आपके पास जो ये लीगेंड है CN और PN और TN ये आइसोमर है, तो ये क्या हो जाएगा? लीगेंड आइसोमरिज्म। अभी आएगा मेरिडोनियल फैक्ट, रुक जा भाई रुक जा, थोड़ा थम ले, सब आएगा। क्लियर है? अब आता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है? सिस ट्रांस, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स, यही आता है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो स्क्वायर प्लेनार होगा या टेट्राहेड्रल होगा। अगर स्क्वायर प्लेनार होता है तो क्या होगा? ये स्क्वायर ऐसे बनेगा,
अगर ये स्क्वायर ऐसे बनेगा तो हमेशा इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, तो क्या होगा, आपके पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो इसमें होने ही नहीं वाला है, क्योंकि हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा, इसकी हमेशा मिरर इमेज इसके ऊपर ही बन जाएगी, सुपर इम्पोजिबल हो जाएगी। तो ध्यान रखना, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनार आपके पास हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, इसका सिर्फ सिस ट्रांस आइसोमर्स होगा। अगर मैं बात करता हूं MAB2, अब ध्यान से सुनो AB2 का मतलब क्या है, मैं यहां बता देता हूं। अगर मैं लिखता हूं A B C, ये सब अगर मैं लिखता हूं तो ये आपके पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। अगर मैं लिखता हूं AA तो ये है सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड्स। जैसे मैं लेता हूं NCCN तो ये सिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड है। अगर मैं लेता हूं AB तो ये है अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपने लिया NCCO तो ये अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट है। तो अगर अनसिमेट्रिकल बायडेंटेट लिगेंड होता है आपके पास, तो अगर मैं उसका ट्रांस बनाता हूं, जैसे ये तो आपके पास क्या हो गया, सिस। सिस का मतलब क्या होता है, सिस का मतलब एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनो। सिस मतलब मिनिमम कैंसिलेशन, ट्रांस मतलब मैक्सिमम कैंसिलेशन। तो अगर मैं कहता हूं कि यहां पे दोनों ए सामने आ गए तो कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये क्या हो गया, सिस। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि इसकी मिरर इमेज यही बन जाएगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं दोनों ए ऑपोजिट आ गए तो ये क्या हो गया, ट्रांस। ये ऑप्टिकली क्या होगा, ये BA क्या है, रिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल NCCO तो ये पूरी से रिंग होगी, तो एक रिंग एक एटम नहीं है कि B के ऊपर ए रख दो। BA का मतलब क्या है, NCCO तो ये एक रिंग एक पंखे की तरह है। पंखा एक पंखा ऐसा है तो उसको मोड़ नहीं सकते हो या तोड़ नहीं सकते हो, तो वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, सपोज मैं कहता हूं MABCD, एग्जैक्टली लाइक ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में हम कार्बन को टाइप कब कहते हैं कि कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, जब क्या होता है, वो कायरल होता है। कायरल कब होता है, जब 4 ग्रुप लगे हुए होते हैं ABCD सच दैट चारों अलग हैं, तो कायरल होएगा। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब ये ABCD चारों अलग होंगे MABCD टाइप ऑफ कंपाउंड में। अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो अगर मैं कहता हूं टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल में तो क्या होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि सिस ट्रांस हो ही नहीं सकता है। ये क्लियर है। अगर मैं कहता हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और आपके पास ये स्क्वायर प्लेनार है, अरे वो सब मत लगा दिमाग, अभी जो मैं जितना बोल रहा हूं आर भी उतना ध्यान रख बस। तू जो बोल रहा है मैं जो बोल रहा हूं सेम ही बात है। अगर मैं कहता हूं MA4 है तो क्या होगा, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये बन सकता है, हाँ या ना। अगर मैं कहता हूं MA3B है तो अगेन एक पॉसिबिलिटी है, यस और नो। अगर मैं कहता हूं MA2B2 है, मिनिमम कैंसिलेशन मतलब सिस, तो ये आ गया सिस। मैक्सिमम कैंसिलेशन मतलब A ऑपोजिट टू A B ऑपोजिट टू B, तो ये आ गए 2 आइसोमर्स, हाँ या ना। अगर MA2BC है, 2 आइसोमर A पास पास, मिनिमम कैंसिलेशन किसके अंदर, अरे भाई वो पूरी चेन है यार, एक अपना अधूरा ज्ञान इस्तेमाल मत कर मेरे भाई, और कई का भी ज्ञान कहीं पे मत लगा दे, ठीक है। ये सिस है, अगर ट्रांस है तो मैक्सिमम कैंसिलेशन, अरे इस केस में होगा ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव भाई, ऐसा नहीं है SJ, रुक जा यार, ज्यादातर नहीं होगा बट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं MABCD टाइप का कंपाउंड है तो क्या होगा, अगर आपके पास MABCD टाइप का कंपाउंड है तो A के अपोजिट B, A के अपोजिट C और A के अपोजिट D, 3 आइसोमर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा प्लैटिनम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सपोज मैंने ये पूछ लिया, बताओ कितने आइसोमर्स है इसमें,
तो ऑप्टिकली एक्टिव तो कितने आइसोमर होंगे? 0। और स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? जल्दी से बताओ। तो पहले तो मैंने कह दिया ये स्क्वायर प्लेनार है, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव तो होंगे ही नहीं। इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, MABCD टाइप का है ये, तो खटाक से आंसर लिख दिया 3। आया समझ में? तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 4 होंगे ही नहीं भाई। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 3, A+B, ऑप्टिकली प्लस स्टीरियो। क्लियर है? अगर मैं कहता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, टाइम वेस्ट मत कर आरएस फालतू में यार। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, यानी कि क्या है आपके पास? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके, सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं सपोज MA6 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही कंपाउंड आएगा, हाँ या ना? अगर मैं कहता हूं MA5B है, सब 90 डिग्री पे एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही कंपाउंड आएगा। यहां तक क्लियर है? अगर मैं कहता हूं MA4B2 है, तो MA4B2 है तो क्या होगा? सिस मतलब मिनिमम कैंसिलेशन, चारों ए पास पास, दोनों बी पास पास। ट्रांस मतलब क्या होगा? ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी, ए के ऑपोजिट ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक मैं यहां पे ट्रिक बता रहा हूं। इफ सिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ट्रांस will be optically inactive मैं रूड हूं भाई, सारे बच्चे यहां पे सबसे पूछ ले, अगर मैं रूड हूं, अगर तुम कोई ढंग का सवाल पूछोगे तो मैं हमेशा जवाब दूंगा। तुम टाइम पास करोगे, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट करोगे। ये सारे बच्चे भाई मेरे खुद के हैं, उनका एग्जाम है 10 दिन बाद, तो बिल्कुल रूड होऊंगा मैं। उनके करियर की बात है, उनके भविष्य की बात है, समझ गए? और मैं रूड नहीं हूं, मैं सिर्फ ये बोलता हूं टाइम सही पे इन्वेस्ट करो। फालतू सवालों को मैं आंसर नहीं करूंगा। ट्रांस विल बी ऑप्टिकली एक्टिव इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ट्रिक ध्यान रखना। चलो, कभी भी अगर कोई भी एक्सिस होती है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सिस आ गई, ये सिमेट्रिकल एक्सिस आ गई, तो सिर्फ एक प्लेन बचेगा, राइट? अगर ये प्लेन बचेगा तो हमेशा इसको कैसे काट सकते हो? सपोज ये ए एक्सिस है, इसको ऐसे काट दिया, ए इधर, ए इधर, ए बी इधर, ए बी इधर, हाँ या ना? तो क्या हो गया? यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ये सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गई, इसलिए टोटल आइसोमर्स कितने आएंगे? 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया आपको, मुझे बताओ CONH3,4Cl2, बताओ कितने आइसोमर होंगे, कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे इसमें? जल्दी से बताओ खटाक से। तो आपने लिखा, अरे ये तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है MA4B2। खटाक से आंसर बताओ कितना होगा? 2। अगर मैं कहता MA4BC है, सिस होगा, तो क्या होगा? अगेन आपके पास ये ऐसी सिमेट्री, अगर कभी भी ऐसे सिमेट्रिक एक्सिस आ गई ना, कभी भी सिमेट्रिक एक्सिस आ गई, हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आंखें बंद करके लिख सकते हो। अगर सिस ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ट्रांस तो होने ही वाला है। सपोज मैंने आपसे एग्जांपल के तौर पे पूछ लिया, मुझे बताओ कोबाल्ट NH3,4Cl में कितने आइसोमर है? जल्दी से बताओ, बताओ कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे इसमें? तो आंसर क्या होगा? 2। खत्म। क्यों? क्योंकि आप इसको लिख सकते हो MA4BC। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है MA3B3। MA3B3 के अंदर अगर मैं कहता हूं इन तीनों एक को जो पास पास वाले हैं इनको ज्वाइन करो, ये सिस है, तो आपको क्या मिलेगा? फेस ऑफ ऑक्टाहेड्रन। इसीलिए इसको बोलते हैं फैक आइसोमर। और ये क्या है? ए के ऑपोजिट ए, बी के ऑपोजिट बी, मिनिमम कैंसिलेशन, मैक्सिमम कैंसिलेशन, तो ये ट्रांस आ गया। इनमें दोनों ए ऑपोजिट वालों को ज्वाइन करोगे तो मिलेगा बॉडी डायगोनल, विच इज नोन एज मेरिडियन। अब सवाल है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। चलो एक तरीका बताता हूं, ये आप एक्सिस ले लो, ए बी वाली, ये ए बी वाली एक्सिस ले लो, इसी को ही आधा आधा काटो। तो इसको आधा आधा काटोगे, अगर ऐसे काट के देखो, इसको आधा आधा काटो, तो क्या होगा? ए ऊपर,
ये जो ए है इसी को आधा आधा काट दिया, तो ए इधर आपकी तरफ, एक आधा है मेरी तरफ, उस तरफ ए बी, इस तरफ ए बी। सिमिलरली ये बी आधा आपकी तरफ, आधा मेरी तरफ, उस तरफ ए बी, इस तरफ ए बी। हाँ या ना? तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सपोज किसी ने आपसे पूछ लिया एग्जाम्पल के तौर पे क्रोमियम NH3 थ्राइस Cl3, बताओ कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं इसमें? 2। अगर Ma3B2C ऐसे ही करोगे आप तो उसके पास 3 केसेस आएंगे, सारे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों? यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे देखो अगर ए बी है, ये प्लेन बचा, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे अगर इसको ऐसे काटोगे तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। Ma3BCD, अगर आपको ये स्लोली अगर एक एक चीज देखनी है तो मैंने माइक्रो कोर्स में बताया है सब, ठीक है? तो इसमें मैं बता रहा हूं कि इसमें तो ये ए आ गया, तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे भी ए आ गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे ए आ गया, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना भाई, सेम प्लेन में हो ही नहीं सकते भाई। करके तो देख, 3 पोजीशन तो ला ऐसी जो सेम प्लेन में हो, ट्राई कर पहले भी, हवा में मत बोल। ये क्या है आपके पास? इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसीलिए इसके 2 आइसोमर मिल रहे हैं। सपोज मैंने आपसे कह दिया CO Cl3 BrFi, बताओ कितने स्टीरियो आइसोमर्स हैं? जल्दी से बताओ। तो मैं लिख सकता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है, Ma3BCD, तो मैं लिख दूंगा इसका आंसर 5। आया समझ में? ऐसे ही ये सब आपके होमवर्क के लिए मैंने दिया हुआ है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो। Ma2B2C2, Ma2BCDE, हाँ MAA3। अब ये क्या है? MAA3 है, क्वेश्चंस करेंगे अभी, करेंगे। MAA3 है, ये पंखा है, इस पंखे का मिरर इमेज है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कितने बनेंगे? 2। तो सपोज मैंने आपसे कह दिया CrEn थ्राइस 3+, चलो बताओ कितने स्टीरियो आइसोमर्स? जल्दी से बताओ। तो आपने कह दिया इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन क्या है आपके पास? ऐसा है, तो ये क्या हो गया आपके पास? स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? 2। स्टीरियो आइसोमर्स 2 है, सब कुछ मिला के कितना है? वो स्टीरियो आइसोमर्स है। ये आप वापस से होमवर्क की तरह कर सकते हो। सपोज मैंने आपसे कह दिया MAB3, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? 4 बनेंगे, चारों मैंने बनाए। सपोज मैंने आपको सवाल दे दिया CrGly थ्राइस, सपोज ये दे दिया, नहीं करेंगे सुपर इम्पोज। चलो इसका एग्जाम्पल बताओ, कितने स्टीरियो आइसोमर्स है? तो पहले क्या लिखोगे इसको? MAB3, बिकॉज क्या है आपके पास? ग्लाइसिनेट। ए नहीं है, AB है, सिमेट्रिकल नहीं होता है ग्लाइसिनेट। तो क्या होगा इसके अंदर बताओ? ठीक है, एप्लीकेशन में विल्किंसन्स कैटलिस्ट क्या होता है? रोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्लोराइड। ये क्या कहाँ पे काम आता है आपके पास? अगर सपोज एल्कीन्स है, उससे आपको एल्केन्स बनाने हैं, उसमें यूज आता है। मॉन्ट्स प्रोसेस अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है? TiCl4 + R3Al। ये क्या होता है? पॉलीमराइजेशन ऑफ ओलिफिन्स। ओलिफिन्स मतलब जैसे मैंने कह दिया पॉलीथीन, तो इथिलीन ले लिया सपोज आपने। EDTA अपन ने किया था हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, जब मैंने आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में। तो डिटर्मिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में काम आता है ये। सिस्प्लैटिन PTNH3 स्वाइस, तो अगर मैं सिस्प्लैटिन कहता हूं तो क्या होता है? दोनों अमोनिया एक तरफ, सिस होता है ये। सो बेसिकली ये एंटी ट्यूमर एजेंट है, अगर किसी को कैंसर होता है तो उसके क्योर में काम आता है ये। टेट्राइथाइल लेड TEL PbET4, इट इज यूज्ड एज एन एंटी नॉक कंपाउंड फॉर गैसोलीन, अब बैन हो चुका है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आज मैं आपको जो दूंगा एक टेस्ट या क्वेश्चंस, हम बेसिकली 10 क्वेश्चन करेंगे 5 मिनट में, क्योंकि इनऑर्गेनिक है। ठीक है, सब रेडी हैं?
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विल्किंसन्स कैटलिस्ट DsP2, क्योंकि रोडियम है ना आपके पास, स्क्वायर प्लेनार होता है ये। ठीक है, करें, शुरू करें, सब रेडी है? 5 मिनट 10 क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर दो। द स्पीशीज दैट कैन हैव अ ट्रांस आइसोमर इज A, B, C, D। 30 सेकेंड्स, ध्यान से सवाल पढ़ो। कौन सा स्पीशीज है जिसका ट्रांस आइसोमर हो सकता है? B, C। आंसर लिखो, आंसर के साथ नाम लिखो, आंसर के साथ नाम लिखो भाई। प्रगति का आंसर C, हर्षित का C, नमन का C, अंश का D, सृष्टि का C, श्रेया का C, अंजलि का C, अंकुर का C। C इज द राइट आंसर। कैसे? अभी तो जस्ट किया था। दिस इज MAA ट्वाइस A2। ये क्या होगा आपके पास? MAA B2, इसका एक ही बनेगा। ये क्या होगा आपके पास? ये क्या है आपके पास? AA ट्वाइस और ऑक्सिलेट क्या है आपके पास? मोनोडेंटेट, या ये भी बायोडेंटेट है ना, तो ये AA, इसको CD मान लो। और ये क्या होगा आपके पास? MAA B2। सिंपल। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर स्क्वायर प्लेनार कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज स्क्वायर प्लेनार, इसका आंसर बताना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। 30 सेकेंड। D, SJ का आंसर है D। चिराग का आंसर है 3 तो ऑप्शन ही नहीं है चिराग। अरे 3 तो ऑप्शन ही नहीं है, सवाल ढंग से नहीं पढ़ा तूने। JB बोल रहा है 12, वेंकट बोल रहा है 3। अरे 3 ऑप्शन ही नहीं है। आयुष बोल रहा है D, विश्वजीत A, हर्षित A, वेंकट C, सूरज C, रोहन A, ब्रिजेश 4, हिमांशु A, नानी A, हर्ष A, स्नेहांजलि C, हर्षित D। टाइम अप। द राइट आंसर इज A। क्यों? सबसे पहले मैंने लिखा कि ये कंपाउंड है MABCD टाइप का, तो इसके 3 आइसोमर होने चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। यस, 3 आइसोमर होने चाहिए ना। लेकिन भाई ये भी तो है ना, SCN है, SCN और NCS, 2 कंपाउंड वहां से आ जाएंगे। सिमिलरली NO2 है, वो ONO की तरह भी एग्जिस्ट कर सकता है, 2 वहां से आ जाएंगे, क्योंकि ये एम्बीडेंटेट है और ये भी एम्बीडेंटेट है। उसने ये थोड़ी बोला है स्टीरियो आइसोमर बताओ, उसने क्या बोला है? टोटल आइसोमर बताओ। तो बहुत बढ़िया सवाल था ये। करें आगे, अगला क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड इज। चलो बताओ। क्विकली। अरे ये तो मजाक है यार, फटाक से होना चाहिए। 30 सेकेंड। तो ये तो +3 है, ये 0 है, यहाँ पे ये किस में आएगा? ये -1 है, ये किस में आएगा? -2, ये -1, ये कितना है आपके पास? +1। तो नेट क्रोमियम कितना आएगा आपके पास? 6 में आ जाएगा क्या? 2 और ये 2 कैंसिल, 6 आ गया। तो ये आपके आंसर आ जाएगा C। खत्म भाई, खत्म। इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक में माइक्रोसेकंड में सवाल होना चाहिए यार। अब इसका आंसर निकालोगे तो टाइम वेस्ट है, वो जल्दी निकालो। ये होमवर्क है, करके लाना भाई, CFSE कैलकुलेट। तो यहाँ पे आयरन +2 में, यहाँ पे निकल आपके पास +2 में।
the d orbitals that are directly facing the ligands in K3COCN6. चलो बताओ इसका आंसर. 10 सेकेंड में आंसर देना इसका. 10 सेकेंड्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. This is coordination number 6. So EG orbitals are dx square minus y square dz square over Mn2CO10. This is Mn2CO10, just for your information. Tell me, why is it organometallic? 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Organometallic means organic and metal. Simple. गिफ्ट है ना. गिफ्ट. नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO ligand एंड CO बॉन्ड इन CO2CO8. चलो बताओ अपना आंसर. इसका आंसर बताओ. अरे है भाई, तुम्हारे सामने ही है ना. हर्षित का आंसर है C. के का आंसर है A. वेंकट इज D. अंकुर इज C. करण इज D. C. हर्षित, सृष्टि C. The right answer is, so this is the CO compound. So there are 3 CO like this on each cobalt. And there are 2 bridging COs. So this is the right answer. Next question. Wilkinson's catalyst is 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Time up. गिफ्ट. सिंपल है ना. करें अगला क्वेश्चन. कॉन्फिडेंस आ रहा है. चलो बताओ. ये मैंने कर लिया यार. अब तो हो जाएगा ये अभी मैंने कर लिया. ये डन. इसका आंसर क्या आएगा? C. अभी किया था मैंने कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में. एग्जैक्ट सेम सवाल किया था हमने. अभी हो जाएगा. अभी चलो 10 सेकेंड्स. ठीक है. 10 सेकेंड्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. इसमें काफी लोग आंसर लिखकर आए थे सिस्प्लैटिन. सिस्प्लैटिन कैंसर के लिए होता है. लेड पॉइजनिंग के लिए EDTA होता है. NCERT का सवाल था. विश्वजीत भाई गलत कर दिया आपने. तो आई होप सबको मजा आया होगा यार. आखिरी क्लास है हमारी थर्सडे को. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करेंगे उसके अंदर हम. एंड आई थिंक आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अब घर जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो और फोड़ दो. काफ़ी सिंपल है यार. इतना डिफिकल्ट नहीं है. जितना मैंने कराया है उतने आप नोट्स पढ़ लो. उससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है. ठीक है. चलो प्रॉमिस करो मेहनत करते रहोगे. हमारी लास्ट क्लास क्रैश कोर्स की जो है मेंस के लिए वो थर्सडे को होगी. तो उस दिन हम सब कुछ चीज़ें पढ़ेंगे. पढ़कर आना आप लोग. प्रॉमिस करो फटाफट. फिर विदा लेते हैं. पढ़कर आएंगे. प्रॉमिस करो.
प्रीवियस ईयर Amazon Academy ऐप के ऊपर मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चंस, ठीक है? चलिए दोस्तों, मिलते हैं, बाय, प्लीज टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग. For detailed videos, daily practice problems, and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.